हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं कि हमको फिजिक्स में आगे क्या पढ़ना है, कैसे जानना है, नेचर में हमारे क्या क्या होता है, इसकी बातें हम जानेंगे। तो आया कि फिजिक्स आया कैसे? तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या? Science word has come from Latin word scientia, जिसको कुछ लोग साइंटिया भी कहते हैं। It means to know। किसी के बारे में कुछ जानना, वो हमारा साइंस से रिलेटेड है। साइंस हैव मैनी ब्रांचेस: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस के अंतर्गत आती रहती हैं। लेकिन हमको आज क्या पढ़ना है? फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड Physis. It means nature. फिजिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस से आता है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब आप जानते हैं प्रकृति। हमारे आसपास जो कुछ है वो सब नेचर के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम उसको किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। हमारे आसपास वाटर है, पार्टिकल है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट nature and natural phenomena। हम फिजिक्स में किसका अध्ययन करेंगे? प्रकृति और प्रकृति से कुछ जुड़ी घटनाएं जितनी भी सब आती हैं वो सब किस में आती हैं? फिजिक्स में। एक और वर्ड होता है फिजिक्स में, यूनानी वर्ड, जिससे भी कहा जाता है कि फिजिक्स की उत्पत्ति हुई, फ्यूसिस। इसका मतलब भी होता है नेचर। सबसे पहले फिजिक्स को नेचुरोलॉजी कहा जाता था, बाद में इसको नेचुरल साइंस कहा जाने लगा, और मॉडर्न में इसको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स कहां से आया? ग्रीक वर्ड Physis, it means nature. Study about nature and natural phenomena, that is called physics. Physics is a branch of science. फिजिक्स को सबसे पहले किसने 350 BC में फिलोसोफर अरिस्टोटल ने फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। ऐसा माना जाता है कि 350 BC में फिलोसोफर अरिस्टोटल ने फिजिक्स के बारे में सबसे पहले बताया था। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, रफ कर दिया जाए। फिर आता है फिजिक्स के मेन फैक्ट क्या है।
कुछ मेन फैक्ट रहे होंगे। क्या पहला फैक्ट क्या था? ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को प्रूव करना है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसकी हाइपोथेसिस, उसके बारे में लिखते हैं, फिर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट के बाद उसका मेथड देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट सही है कि नहीं। इसका मतलब उसका मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। किसी भी चीज को, मेरे दिमाग में कोई बात आई तो हमने उसको देखा, सोचा, समझा, फिर उसको मैंने रिटन वर्क में कर लिया, फिर मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, कई चीज़ों को लेकर उसके बारे में स्टडी किया, तब जाके कहीं लास्ट में उसका मेथड मालूम चलता है और हमको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। फिजिक्स हैव वाइड स्कोप, इट इज मेजर्ड एट स्मॉल लेंथ टू द हायर लेंथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, लार्ज अमाउंट ऑफ मास, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे यूनिवर्स में सारी चीजें पॉसिबल है। फिजिक्स में एक छोटे से भी छोटा इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसकी छोटी सी हम किसी वायर की लेंथ निकाल सकते हैं, और किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम बहुत बड़े वायर की लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर, और बहुत बड़े की अगर बात करते हैं तो 10⁻30 मीटर। लगभग इतनी रेंज तक हम जा सकते हैं, और भी रेंज हो सकती है। लेकिन जो फिजिक्स में कुछ बुक्स में माना गया है, कुछ बुक्स में दिया गया है कि स्मॉल लेंथ से लेकर हायर लेंथ तक, ऐसे ही स्मॉल मास से लेकर इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 kg होता है, और सन का मास अप्रॉक्स 10⁻30 kg तक होता है। ऐसे ही टाइम 10⁻8 सेकेंड से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं? 10⁻30 सेकेंड या अप्रॉक्स। ये एक लिमिटेशन है, ओनली बताने का तरीका है, कोई इसकी रेंज नहीं है। कि इन द फिजिक्स इट हैव वाइड स्कोप, it measure small amount to higher amount, it is related to the chemistry, it is related to the biology, and it is related to the computer science also। इसका बहुत बड़ा स्कोप है, ये सभी चीज़ों को रिलेट करता है, सभी चीज़ों के बारे में बताता है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो सब जानते हैं, केमिस्ट्री में हम उसको पढ़ते हैं। ऐसे ही मैथ में हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का पार्ट है। इट इज आल्सो रिलेटेड टू द फिजिक्स, ये फिजिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो वाइड स्कोप है, किसी भी चीज को मेथड के लिए देखने के लिए बहुत वाइड स्कोप होता है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आया फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्स है। It have 4 fundamental force। फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं? बहुत डीपली देखिएगा। फर्स्ट आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम जानते भी हैं कि 2 बॉडी हैं, इसका मास m1 है, m2 है। हो सकता है अर्थ हो
और कोई दूसरा पार्टिकल हो, दूसरी छोटी बॉडी हो, तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कितने डिस्टेंस पे होते हैं, r डिस्टेंस पे होते हैं। क्लास 9th में कहीं लिखा था यूनिवर्सल अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, यूनिवर्सल अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और यूनिवर्सल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी सब्सटेंस के दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्सटेंस नहीं है तो हमको मालूम है कि सन के अराउंड में प्लैनेट मूव करते हैं और प्लैनेट के अराउंड में सैटेलाइट। इसका मतलब है सन को प्लैनेट्स के बीच में गैप भी है, डिस्टेंस भी है, लेकिन वो प्लैनेट सन पे नहीं गिरता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहां पर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, यूनिवर्सल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलवेज हायर मास बॉडी अट्रैक्ट लोअर मास बॉडी। ज्यादातर बड़े मास की बॉडी छोटे मास की बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब है कि बड़े मास की बॉडी अपनी तरफ एक फील्ड बना लेती है, जिसके कारण कोई दूसरा अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो क्या फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है, उसकी तरफ जाता है। तो वो क्या है, सब वो फील्ड है, उस फील्ड को जनरेट करता है। उस फील्ड में जैसे ही कोई दूसरे मास की बॉडी आती है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या फॉर्मूला हम लोग बनाते थे, F प्रोपोर्शनल MEM और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी, RE, तो RE स्क्वायर, तो F इक्वल कैपिटल G MEM अपान RE स्क्वायर। इसी को हमने अर्थ से रिलेट कर दिया। नॉर्मल टू बॉडीज विच हैव मास m1 m2, दैट इज आल्सो कॉल्ड F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपान R स्क्वायर। यहां पर एक हिंट्स मिल रही है, F प्रोपोर्शनल 1 अपान R स्क्वायर। यहां पर कैपिटल G दिख रहा है। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब इसकी वैल्यू कहीं की बात करें, इस प्लेस की बात करें या अमेरिका की बात करें या किसी भी कहीं पर भी बात करता है तो कैपिटल G सेम है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी टेम्परेचर, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी मीडियम। ये किसी भी मीडियम के द्वारा, किसी भी टेम्परेचर के द्वारा, शेप एंड साइज के द्वारा इसको इफेक्ट नहीं किया जा सकता है। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। इसकी वैल्यू सेम है, कहीं पर भी बात करें ऑल वर्ल्ड इसकी वैल्यू सेम रहती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको यहां दिख रहा है क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। फर्स्ट आंसर क्या मिला, इट इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकेंड थिंग, दो मास की जो बॉडी है उनके बीच में इसने ये नहीं कहा कि सरफेस कैसा है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि दोनों की बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज में है। फील्ड की रेंज में है तो अट्रैक्शन करेगा, मतलब ये कैसा है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड कैसा है, इट इज सेंट्रल फोर्स। फोर्थ कैसा है, इट इज वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। अब आप करके देख लीजिए,
अगर ये पावरफुल हो जाता तो मान लो किसी बॉडी है, कोई बॉडी है, हम अपनी बॉडी मान लेते हैं अपने आप को 100 kg और आपको भी मान लेते हैं 100 kg, तो F इक्वल कैपिटल G कितना है? M1 कितना आपने माना? 100। M2 कितना माना आपने? 100। तो यहां देखिए कि वैल्यू अप्रॉक्स 6.67224, तो 10 की पावर कितना है? -7। देखिए कितना स्मॉलेस्ट, छोटा है। अरे किसी का वेट कितना हो सकता है? 200 किलो, 300 किलो तक मान सकते हो। इसीलिए हमारे बीच फोर्स तो लगता है, हम दो बॉडियों के बीच में फोर्स तो लगता है, लेकिन हमको फील नहीं होता क्योंकि ये छोटा फोर्स है। वैल्यू कैपिटल जी की छोटी होती है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये कैसा है? वीकेस्ट है, कंजर्वेटिव है, सेंट्रल फोर्स है। इट इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इसके रूल को ओबे करता है। ठीक है, मेरी बात को समझ गए? एक बड़े मास की बॉडी अपने अराउंड में फील्ड बना लेती है, जैसे ही दूसरे मास की बॉडी आती है उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यूनिवर्सल अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बॉडी m1 m2, F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आई? इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। रफ कर दिया जाए, जल्दी से कर लीजिए। Universal attraction between two bodies, that is called gravitational force. It is the weakest force in the nature. It is central force. It is obey inverse square law. It is conservative force. अगर उसके बात करें कि इसका फील्ड पार्टिकल क्या है, कभी कभी पूछ देता है कि what is the field particle of the gravitational force, तो क्या है? ग्रेविटॉन। इसको याद कर लीजिए, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा व्हाट इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटॉन। कौन होता है? ग्रेविटॉन। ठीक, रफ कर दें। अब सेकंड फोर्स आया वीक फोर्स। वीक फोर्स हमको मालूम है कि किसी भी पार्टिकल, एवरी पार्टिकल हैव एंटी पार्टिकल। सभी पार्टिकल का क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है। न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होता है। एंटी पार्टिकल करता क्या है? जब पार्टिकल एंटी पार्टिकल से मिलता है तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और डिस्ट्रॉय करके क्या बनाते हैं? फोटॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोटॉन। फोटॉन क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कि जो हमारी लाइट है या एनर्जी है किसके फॉर्म में कहते हैं? मान लेते हैं कि बंडल्स और पैकेट के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। इसका मतलब है कि द इंटरेक्शन बिटवीन हायर पार्टिकल एंड स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल। दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगा, एक बहुत बड़ा पार्टिकल है, एक बहुत छोटा पार्टिकल है, तो बहुत बड़ा वाला पार्टिकल छोटे वाले को अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन छोटा वाला क्या बड़े वाले को अट्रैक्ट करेगा? करेगा, लेकिन बहुत कम, बहुत थोड़ा। तो इसको क्या कहते हैं? वीक फोर्स। क्या कहते हैं? वीक फोर्स। द इंटरेक्शन बिटवीन हायर बॉडी एंड लोअर बॉडी, that is called weak force. The interaction between higher body to the lower body, that is called weak force. एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है,
बड़ा वाला छोटे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन छोटे वाले पर भी कुछ फोर्स होगा जो बड़े वाले को अट्रैक्ट करने की सोचेगा, कोशिश करेगा, हो सकता है ना भी कर पाए। तो ये इंटरेक्शन क्या कहलाता है? हमारा वीक फोर्स कहलाता है। वीक फोर्स का फील्ड पार्टिकल क्या होता है? फील्ड पार्टिकल न्यूट्रिनो, इसका फील्ड पार्टिकल न्यूट्रिनो। ठीक, इसको याद रखिएगा। द इंटरेक्शन बिटवीन लार्जर बॉडी एंड स्मॉलर बॉडी दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स। इसके नाम से ही लग रहा है कि वीक फोर्स बहुत थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इट इज हायर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वैल्यू ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। ठीक है, रफ कर दिया जाए। फिर थर्ड आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Electromagnetic have two types of force. First, electric force और second, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो टू चार्जेस आर सेपरेट सम डिस्टेंस। दो चार्ज थे Q1 Q2, कितने डिस्टेंस में सेपरेट किए गए? R। तो कह रहा है कि ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट नेचर में है तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम नेचर में है तो, और सेम नेचर में तो क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे एक दूसरे को। तो फॉर्मूला क्या बना? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F इक्वल क्या? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Electromagnetic force have two types of force, electric force and magnetic force. Electric force between two charges which are at rest, and magnetic force between two poles. Poles means north and south. दो चार्ज हैं, स्टेशनरी चार्ज हैं, वो आर डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिए गए। तो जैसे मास का फिनोमिना था ग्रेविटेशनल फोर्स में, m1 m2 आर डिस्टेंस पर थे, यहां पर q1 q2 आर डिस्टेंस में, लेकिन वहां पर रिपल्सन नहीं होता था, बिकॉज मास नेवर नेगेटिव। But charge, it may be attract or may be repulse each other. Two like charges are repulse each other, two unlike charges are attract each other. Electric force is the one of the force which is apply for attraction and repulsion. ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, अट्रैक्शन के लिए भी, रिपल्सन के लिए, लेकिन ग्रेविटेशनल ओनली फॉर अट्रैक्शन। तो क्या ये किसका ओबे कर रहा है? अगर ऐसे ही मैग्नेटिक पोल की बात करेगा तो मैग्नेटिक पोल की बात करेगा तो हम क्या कहेंगे? ठीक, मैग्नेटिक पोल हैं, मान लो उसने कहा कि दो पोल हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ पोल है, तो इनके बीच भी जो फोर्स लगेगा वो किसका ओबे करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करेगा। ठीक है, अब तो फर्स्ट इसमें क्या मिला कि अगर दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और दो पोल्स हैं तो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल और वीक फोर्स के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कूलॉम्स लॉ के नाम से भी कहते हैं, क्लास 12th में है, तो क्लास 12th में इसको और भी बताया जाएगा, अभी आप थोड़ा सा जान लीजिए इसको। तो क्या फर्स्ट, इट इज ओबे
इनवर्स स्क्वायर लॉ. सेकेंड थिंग, it is central force. Third, it is conservative force. Fourth, central force, conservative force, it is stronger than gravitational force and weak force. इसका फील्ड पार्टिकल फोटॉन which have no charge and इसका रेस्ट मास कितना 0 होता है. ठीक, रेस्ट मास का फिनोमिना m इक्वल m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी से m इक्वल m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. c स्पीड ऑफ लाइट, v स्पीड ऑफ मीडियम, m मास, m नॉट रेस्ट मास. कुछ पार्टिकल बहुत स्लो चलते हैं तो उसका मास ही रेस्ट मास बन जाता है क्योंकि v की वैल्यू c के कंपेयर में बहुत छोटी हो जाती है. कुछ पार्टिकल बहुत तेज चलते हैं तो उसका मास मेजर करना आसान नहीं होता है, तो एट इंस्टेंट टाइम उसका जो मास मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट मास बोलते हैं. ठीक है, जैसे एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. गामा स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो उसका मास एट इंस्टेंट टाइम जो गामा फोटॉन का मास होता है वही उसका रेस्ट मास. कहने का मतलब है कि गामा फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलेगा तो v की वैल्यू c के इक्वल हो जाएगी. c के इक्वल हो जाएगी तो एट इंस्टेंट टाइम जो उसका रेस्ट मास होगा वही उसका मास बन जाता है. जो पार्टिकल बहुत तेज चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के से कुछ कम या उनके बराबर चलते हैं, तो जो उनका रेस्ट मास होता है वही उसका ओरिजिनल मास मान लिया जाता है. ठीक है, अब आया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग से ही समझ में आ गया. एटम के इनसाइड में छोटा सा प्लेस जहां पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं. इसका मतलब न्यूक्लियस में p प्लस n है, p का नेचर पॉजिटिव है और n का जो नेचर है वो कैसा है, न्यूट्रल है. न्यूक्लियस होता कैसा, पॉजिटिव चार्ज का. इसका मतलब है कि इसका चार्ज का कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. इसका मतलब एक ऐसा फोर्स है जो P और N को कंबाइन कर रहा है. वही फोर्स कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स टू कंबाइन P and N प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब इसमें एक मेन चीज है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. ये कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. सेकंड, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कितना, 10 की पावर माइनस 15 मीटर. कुछ बुक्स में ये 10 की पावर माइनस 14 मीटर का भी होता है. साइज ऑफ एटम 10 की पावर माइनस 10 और साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर माइनस 15 मीटर. सेकेंड थिंग, it is not obey इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे भी नहीं करता. इट नॉट एक्टेड along
लाइन ज्वाइन देम। जैसे ग्रेविटेशनल में दो मास हुआ करते थे, वो एक लाइन से दोनों मासों को ज्वाइन कराते थे, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में था कि दो चार्ज थे तो दोनों फोर्सेस जो थे वो लाइन ज्वाइनिंग देम, कहीं ना कहीं लाइन ज्वाइन जहाँ करती थी उसके आसपास फोर्स की वैल्यू पूछता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दे नॉट एक्टेड along द लाइन ज्वाइनिंग देम। फिर इट इज नॉट कंजर्वेटिव, इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स, ना ही ये कंजर्वेटिव है ना ही ये सेंट्रल फोर्स है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? वीक एंड स्ट्रांग फोर्स, दोनों की एक ही प्रॉपर्टी होती है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज है तो फोर्स वैसे भी ज्यादा होगा। करा द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स टू कंबाइन पी एंड एन इन द न्यूक्लियस, इतना अमाउंट फोर्स जो पी और एन को न्यूक्लियस में बांधे रखे उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। पॉज करके नोट कर लें। अगर हम रेंज निकालें कि मालूम से रेंज की बात करता है, हमसे कहता है उसकी रेंज क्या है, तो आपने पहले क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल, फिर वीक, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर लास्ट में स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक, सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये, फिर ये, फिर ये 1 10 की पावर 26 36, कुछ बुक्स में 19 होता है, कुछ में 40 होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर पूछे कि वीक फोर्स के कंपेयर में कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग वीक के कंपेयर में 10 की पावर 13 टू 10 की पावर 14 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ये 14 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल से पूछ ले तो 10 की पावर 40, ये 1 है, 1 का मीन्स 10 की पावर 0, इसको लिख सकते हो 10 की पावर 0। मतलब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ग्रेविटेशनल के कंपेयर में 40 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका लर्न करने का कॉन्सेप्ट है, ऐसे इसको लर्न कर लीजिए। फिर आया कुछ कंजर्वेशन लॉ है। आखिर वो कंजर्वेशन लॉ क्या है तो वो देखें। पहला, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी लॉ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन डेल्टा E इक्वल डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। हमने कहा छोटा से छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जिसका मास कितना 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसका मतलब इसका डेल्टा E 0 तो होगा नहीं, इसका डेल्टा E 0 तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। हमने लेट किया, एक बॉल है जिसका मास m है, अभी वो अर्थ से h हाइट पर है, तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर बॉडी यहां पर है ए पॉइंट पर, अभी वो रेस्ट पे है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो मोशन नहीं तो 0। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी कही जाए तो mgh, ये तो वही रहेगी क्योंकि h हाइट पर है, अभी रेस्ट पे है।
तो टोटल एनर्जी कितनी निकली, mgh। इसको ए पॉइंट था। हमने कहा बी पॉइंट कहां है, नियर ऑफ अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस पे ले लेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। नॉट ऑन द अर्थ सरफेस बट नियर ऑफ द अर्थ सरफेस। नियर ऑफ द मीन्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब v कितना है, तो बॉडी ट्रेवल करेगी तो v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऊपर से नीचे आई तो कितनी हाइट चल चुकी, h। u क्या, जीरो। बॉडी रनिंग में है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, यहाँ v स्क्वायर रखो तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, mgh आएगा। फिर सोचो पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस नियर ऑफ द अर्थ, तो नियर ऑफ द अर्थ तो mg और हाइट कितनी होगी, जीरो। कहां से, फ्रॉम अर्थ। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितना है mgh, पोटेंशियल जीरो, तो टोटल कितनी है mgh। हमने देखा कि सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी थी तब भी mgh है। नियर ऑफ अर्थ सरफेस, पृथ्वी के बहुत, अर्थ के बहुत पास आ गई, नजदीक आ गई, तब भी कितना मिला, अर्थ, mgh। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। Every system has energy, every particle has energy, every particle have covered place that has compulsory energy. So conservation of mass energy light is given by Albert Einstein. Total energy of system is constant. Confirm? रफ कर दिया जाए। फिर सेकंड आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर वही चीज बात आई, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज। सेकंड आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने कहा यूरेनियम था, उसमें अल्फा को डीके कर दिया। अल्फा बीटा गामा केमिस्ट्री में सुना होगा। अल्फा न्यूक्लियस होता है हीलियम का। एक अल्फा के डिके होने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। अगर किसी भी न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी। 2 की कमी कितना, 90। थोरियम कितनी कमी, 4 की कमी। जरा देखो ये डिके हुआ तो ये बना, मतलब इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 90 प्लस 2 तो 92। यहां कितने थे शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 92। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब E सेम है, N सेम है हमारा, तो Q इक्वल NE से हमारा चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको मालूम ही रहता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू सेकेंड स्टेज। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड मीन्स जितना हाई में रहता है उसके आसपास कोई नहीं है, बेचारा अकेला है। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी रिएक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, आप बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ के एलिमेंट्स को बराबर किया जाता है, वही दिखाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पॉज कर नोट कर लें, रफ कर दें। फिर आया हमारा थर्ड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाद की जब बाद में आएगा तो उसकी चर्चा और होगी। फिर आया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप जा रहे हैं अचानक
किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपको रोक दिया। अब आप पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा, रोकने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो आप उसी सिचुएशन में तो कांस्टेंट में बने रहेंगे। मतलब मोमेंटम p क्या है कि मास इनटू स्पीड का जो प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग mv कहते हैं। हमने कहा एक मार्कर है, इस पे फोर्स हमने लगाया, लेकिन फोर्स की वैल्यू 0 कर दी। 0 कर दी तो ये ऐसे ही तो रहेगा। इसका मोमेंटम है क्या? जब फोर्स नहीं है तो स्पीड नहीं होगी, स्पीड नहीं तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ में F इक्वल ma कहते हैं। आप लोग जानते हैं m a को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या बना? F इक्वल mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी। v फाइनल है, मास और स्पीड का प्रोडक्ट क्या बनता है? मोमेंटम। तो ये p फाइनल, ये p इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो क्या लिख सकते हो? F इक्वल डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। क्या प्रूफ किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। किसके इक्वल हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी। ठीक, हमने फर्स्ट कहा देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, F को क्या कर दिया? 0 कर दिया। F को 0 कर दिया तो डेल्टा P इक्वल 0, तो P क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका मोमेंटम भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स ना लगे तो उसका मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। आप खड़े हैं, आप पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब आपका मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, मोमेंटम क्या है? मास इनटू स्पीड का प्रोडक्ट क्या बनता है? मोमेंटम बनता है। रफ कर दिया जाए। ठीक, फिर लास्ट में आया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ नंबर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, मोशन के दो प्रकार होते हैं। पहला ट्रांसलेशनल और सेकंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल जो हम चलते रहते हैं, 1 सेकंड बाद इधर 1 सेकंड बाद उधर चले गए, तो ये ट्रांसलेशनल है। रोटेशनल क्या है? किसी भी एक्सेस को मानकर उसके अराउंड में घुमाया जाए। ये सन हमारा एक स्टेशनरी क्लास है, इसके अराउंड में प्लैनेट मूव करते हैं। इसका मतलब है एक लाइन है जो सन को प्लैनेट से ज्वाइन कर रही है, तो सन उसका एक्सेस है, अक्ष है, प्लैनेट उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो फॉर्मूले में एंगुलर मोमेंटम होता है J, और J इक्वल होता है I ओमेगा। I को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जिसका फॉर्मूला सिग्मा mr स्क्वायर, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। तो प्रूविंग क्या आती है? अभी प्रूविंग तो बता नहीं सकते, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक का नॉलेज है, तो बेसिक ले। टॉर्क टाउ इक्वल dj अपॉन dt। जैसे लीनियर मोमेंटम p था तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा था। अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम J है, तो फोर्स नहीं, फोर्स का बड़ा टॉर्क, टॉर्क क्या? टाउ, टॉर्क टाउ। तो अब देखो, फिर वही सिचुएशन आ गई। हम आपसे कहें, डेफिनेशन बनी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टेड ऑन बॉडी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टेड ऑन बॉडी। हम आपसे कहें कि देयर इज नो टॉर्क, टॉर्क को और क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल। टॉर्क टाउ को जीरो करेगा तो आपको यहां से दिख रहा है डीजे इक्वल जीरो, तो जे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब किसी भी बॉडी पर कोई अगर टॉर्क नहीं लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। पहिया देखा, साइकिल में पहिया लगा होता है, वो एक एक्सिस के अराउंड में कंटिन्यूसली मूव करता है। इसका मतलब है कि उसका एंगुलर मोमेंटम सभी जगह सेम है। अगर अलग अलग होता तो कहीं स्पीड ज़्यादा होती, कहीं कम। अब उस पर कोई टॉर्क ना लगाओ। टॉर्क क्या है? तीलियां देखी, तीलियां क्या है? उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जब ऐसे चलाते हो तो ये फोर्स हो गया। तो टॉर्क क्या बना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फोर्स से मल्टीप्लाई होता है उसको टॉर्क कहते हैं। ठीक। अब टॉर्क है तो कह रहा कि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, उस पर कोई टॉर्क ना लगाइए, तो जैसा मोमेंटम था एंगुलर वैसे बना रहेगा और कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। मेरी बात को समझे? जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल जल्दी से देखें। अर्थ सन के अराउंड में मूव करती है, तो कहता है एंगुलर मोमेंटम उसका सभी जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। जे क्या है? J1 I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, I1 क्या है? MR1 स्क्वायर 2 पाई बाई T1, MR2 स्क्वायर 2 पाई बाई T2, 2 पाई MM। तो R1 स्क्वायर अपान T1 इक्वल R2 स्क्वायर अपान T2। हमने क्यों कहा? हमने कहा अर्थ की रेडियस अभी कितनी है? जितनी है। तो सबको मालूम है टाइम कितना होता है? 24 आवर्स का डे होता है। उसको हम अचानक आधा कर दें तो बताओ अब नया टाइम क्या होगा? अर्थ की रेडियस अभी जितनी भी है उसका टाइम कितना होता है? 24 आवर्स। रेडियस को मैंने आधा कर दिया, का नया टाइम बताओ। तो R1 कितना है? R, तो R स्क्वायर। T1 कितना है? 24। R2 कितना है? आधा, R स्क्वायर बाई 4 बाई T2। ये कैंसिल, तो 1 अपान 24 इक्वल 1 अपान 4 T2। तो T2 कितना? 6 आवर। मतलब अर्थ की रेडियस को श्रिंक करके आधा कर दें तो एक दिन में कितने घंटे होने लगेंगे? सिर्फ 6 घंटे। तो ये बेसिक्स नॉलेज था, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, रिवीजन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।